अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसामुर रहमान और आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। टॉपिक है मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। पढ़ाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हम टॉपिक को ना सिर्फ अच्छे तरीके से कवर करेंगे बल्कि इस टॉपिक के आखिर में हम बोर्ड के हवाले से जितने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs बनते हैं वो भी मैं आपको बुक के मुताबिक बता दूंगा। यानी आपको किसी किस्म के खुलासे की ज़रूरत नहीं रहेगी। और साथ ही साथ आखिर में एक छोटा सा MCQ टाइप टेस्ट होगा आपका, तो लिहाजा लेक्चर को नहायत तवज्जो से सुनिएगा। स्टूडेंट्स, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता साइंस का इल्म वसी होता गया, इतना वसी हो गया कि एक पर्सन के लिए, एक साइंटिस्ट के लिए उसको समझना, उसका अहाता करना नामुमकिन हो गया। तो हमने साइंस को तकसीम कर दिया ब्रांचेस के अंदर। उसका मकसद ये था ताकि हमें समझने में आसानी हो। मसलन 8वीं क्लास तक हमने सिर्फ साइंस पढ़ी और उसके बाद हमने फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, साइंस के इल्म को हमने तकसीम कर दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। बिल्कुल इसी तरह बायोलॉजी का इल्म भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा वसी हो गया। अब आपकी बुक के मुताबिक टोटल 2 मिलियन स्पीशीज़ हैं जानवरों की और पौधों की। तो एक पर्सन के लिए ये नामुमकिन है कि तमाम स्पीशी का इल्म हासिल करे, क्योंकि हर किस्म के जानदार का हैबिटेट डिफरेंट है, रहने का तरीका डिफरेंट है, खुराक हासिल करने का तरीका डिफरेंट है, दुश्मनों से बचने का तरीका डिफरेंट है, और उसका इन्वायरमेंट पे अफेक्ट और इन्वायरमेंट का उस पे अफेक्ट डिफरेंट है। तो इसी वजह से फिर हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को भी मज़ीद शाखों में तकसीम कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। साइंस ऑफ बायोलॉजी इज़ वेरी वाइड कहते हैं बड़ी वसी है, वाइड बेस्ड स्टडी, बहुत ज़्यादा वसी है। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। एस्पेक्ट कहते हैं पहलू, जिंदा चीज़ों के तमाम पहलू का ये अहाता करती है। देयरफॉर वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, जिसकी वजह से वॉल्यूम कहते हैं, अब कह लें कि वॉल्यूम का मतलब तो वैसे जिल्द है, लेकिन अब कह लें कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई जिंदा चीज़ों के बारे में अंडर दिस मेजर हेड, इस बायोलॉजी यानी मेजर सब्जेक्ट के नीचे। इट इज़ बट नेचुरल टू डिवाइड दिस साइंस इनटू क्वाइट ए नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉर ओवर कन्वीनियंस। वो कह रहा है कि ये एक नेचुरल है, इंसान हमेशा अपनी आसानी की सोचता है। हमने ये यानी एक नेचुरल चीज़ थी कि हम इसको तकसीम करें फॉर ओवर कन्वीनियंस, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी आसानी के लिए, और कंप्रीहेंडिंग कहते हैं अपने फ़हम के लिए, एंड स्टडिंग बायोलॉजी, और बायोलॉजी को आसानी से स्टडी करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। यू आर श्योरली फेमिलियर एट दिस स्टेज। श्योरली का मतलब है यकीनन, फेमिलियर यानी आप जानते होंगे इस स्टेज पे ये ब्रांचेस को, लेकिन हम फिर भी स्टडी करते हैं। सबसे पहली ब्रांच है स्टूडेंट्स इकोलॉजी। ये 2 अल्फाज का मजमूआ है। इको का मतलब है ओइकोस, जिसका मतलब है, ओइकोस का मतलब है हाउस, और इसी तरह लॉगी लफ्ज लोगोस से निकला है जिसका मतलब स्टडी। ओइकोस हाउस, लोगोस स्टडी, घर की स्टडी। यानी एक जानदार जहाँ पे रहता है उसका घर, उसकी रहाइश, वो उसके माहौल की स्टडी, यानी एक जानदार का अपने माहौल से क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ की स्टडी हम कहते हैं इकोलॉजी। यानी इसके लिए लफ्ज़ है इन्वायरमेंटल रिलेशन। एक जानदार का अपने इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, वो इन्वायरमेंट को फ़ायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है, इन्वायरमेंट का उस पर क्या इफेक्ट है। ये मैंने एक सांचा बना दिया तमाम तारीफ़ों का, और इस सांचे में तमाम तारीफ़ें जो सी हैं वो फिट आ जाएंगी। मसलन यहाँ पे मैंने लिख दिया है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा इन्वायरमेंटल रिलेशन। ये इस तरह डेफिनेशन बनेगी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक जानदार का उसके इन्वायरमेंट से रिलेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा इसका पॉइंट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं जी? अब एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं एम्ब्रियो की स्टडी। अब एम्ब्रियो किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मेल और फीमेल
जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स स्पर्म और फीमेल गैमेट्स एग्स, इनके मिलने से बनता है जाइगोट, और जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करके कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट मुकम्मल एक अडल्ट जानदार के अंदर, एम्ब्रियो से फिर मुकम्मल जानदार बनता है, यानी उसकी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, उसके ऑर्गन्स बनते हैं, उसकी मॉर्फोजेनेसिस होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी ज़ाहरी शक्ल व सूरत बनती है। एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनना यानी विद इन द फीमेल बॉडी उसके जिस्म के तमाम अज़ा का बनना, उसकी बर्थ से पहले यानी पैदाइश से पहले, अगर एग के अंदर है तो एग की हैचिंग से पहले, उस तमाम स्टेजेस की स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। यानी एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं डेवलपमेंटल स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसको हम इस सांचे में देखेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद अगली ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब है फिजिकल, तो इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, फंक्शंस की स्टडी, हमारे ऑर्गन्स की और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस, वो काम किस तरह से करते हैं, तो हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद आ जाता है जी मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी, ये मॉर्फो, लफ्ज़ मॉर्फो का मतलब है फॉर्म, शेप, शक्ल व सूरत। अब मॉर्फोलॉजी दो तरह की होती है, एक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ज़ाहरी, एक है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं हमारी ज़ाहरी शक्ल व सूरत, यानी ज़ाहरी तौर पर हमें कोई जानदार किस तरह का नज़र आ रहा है। और मिसाल के तौर पर अगर आप किसी इंसान को देखें तो आपको उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट नज़र आता है, और अगर आप किसी मेंढक को देखें तो वो नज़र आने में इंसान से मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। यानी इंसान और एक मेंढक की मॉर्फोलॉजी मुकम्मल तौर पर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है। दूसरी आ जाती है जी, यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो ये डेफिनेशन बनेगी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये होगी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। दूसरा हिस्सा है एनाटॉमी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम एनाटॉमी भी कहते हैं। एनाटॉमी, एना लफ्ज़ का मतलब है अप, और दूसरा लफ्ज़ है टोमी, इसका ये लफ्ज़ निकला है टोमिया से, जिसका मतलब है कट। यानी इसका मतलब ये बना कि आप किसी जानदार को डाइसेक्ट करके, कट करके उसके जिस्म की अंदरूनी अज़ा का मुताला करते हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, यानी उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर किस तरह का है। मिसाल के तौर पर अब हो सकता है कि एक जानदार, जो दो मुख्तलिफ जानदार जो नज़र आने में डिफरेंट हैं, वो अंदर से सेम हो। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी है इंसान और मेंढक की, इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी नज़र आने में ज़ाहरी तौर पर ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मगर इंटरनल मॉर्फोलॉजी दोनों की काफ़ी हद तक सेम है। जिस तरह हमारे इंसान के अंदरूनी अज़ा की तरतीब है, मेंढक की भी अंदरूनी की अज़ा की तरतीब तकरीबन उसी तरह है। तो मेंढक और इंसान की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो डिफरेंट है, लेकिन इंटरनल मॉर्फोलॉजी दोनों की सेम है। और अब देखते हैं एनाटॉमी के लिए बुक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर। अब ग्रॉस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है विजिबल एनाटॉमी। ज़ाहरी तौर पर अगर आप किसी चीज़ की स्टडी करें, मतलब आप अंदरूनी अज़ा की जो आपने स्टडी करनी है वो कट करके उनको मैक्रो लेवल पे विजिबल करके आपने उसकी स्टडी करनी है। ग्रॉस स्ट्रक्चर का मतलब है विजिबल एनाटॉमी। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ए डाइसेक्टेड ऑर्गेनिज्म, यानी एक जानदार को आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से काट के उसके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करें। उसके बाद आ जाता है जी पैलियोनटोलॉजी।
अब पैलियोनटोलॉजी का ये दो अल्फाज हैं, एक लफ्ज़ है ये जो पैलियो है ये पैलियोस से निकला है जिसका मतलब है ओल्ड, जिसका मतलब है ओल्ड, और दूसरा है ऑन्टोलॉजी जिसका मतलब है स्टडी ऑफ इंटरनल नेचर, यानी पुरानी चीज़ों की इंटरनल नेचर की स्टडी। पैलियोनटोलॉजी की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ फॉसल्स। अब पहले हमें पता होना चाहिए फॉसल्स क्या चीज़ है। फॉसल कहते हैं डेड रिमेन्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, डेड रिमेन्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, जो पुराने जानदार जो कि सदियों पहले डेड हो गए उनके रिमेन्स, उनके बचे हुए हिस्से, उनके कोई इम्प्रेशंस, उनके कोई बॉडी के अब कह लें हड्डियाँ, उनकी स्टडी को हम कहते हैं पैलियोनटोलॉजी। तो ये डेफिनेशन बनेगी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसल्स। तो उसके बाद अगली ब्रांच है जी हिस्टोलॉजी। अब हिस्टो का लफ्जी मतलब है टिश्यू, और हिस्टोलॉजी कहते हैं टिश्यू का मुतालिया। अब ये टिश्यू क्या चीज़ है? जो जानदार होते हैं ना उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल से पेचीदा होती है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले है जी सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनसे मिलकर बनता है एटम, एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेलीज मिलकर बनाते हैं सेल, सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा जानदार बनाते हैं। अगर हम पूरे जानदार के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का टिश्यू लेवल पर मुतालिया करें कि उसके ऑर्गन्स और उसके ऑर्गन सिस्टम कौन से टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, तो इस ब्रांच को हम कहेंगे हिस्टोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगली ब्रांच है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन लफ्ज निकला है एवोल्यूशियो जिसका मतलब है अनरोलिंग। अब अनरोलिंग का क्या मतलब है? अनरोलिंग का मतलब है मतलब किसी चीज़ को खोलना। आपके पास दस्तरखान है जिसको आपने रोल किया हुआ है, या जिस तरह चटाई को हम रोल करते हैं, अगर हम उसको अनरोल करें, खोलें, तो हमें जो खोल के ऊपर फ़र्ज़ करें अगर वो कोई कागज़ है जिसको आपने रोल किया हुआ है, जब आप उसको खोलेंगे तो कागज़ के ऊपर लिखा हुआ आपको पता चलेगा क्या लिखा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह हम एवोल्यूशन में क्या करते हैं, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। एंसेस्टर कहते हैं आबाओ अजदाद। एवोल्यूशन का मतलब ये है कि अपने आबाओ अजदाद की स्टडी करना। स्टूडेंट्स, एवोल्यूशनिस्ट का ये मानना है कि ये जो आज की लाइफ है ये पुरानी पहले जो लाइफ थी सिंपल, उससे वजूद में आई है। यानी इंसान के आबाओ अजदाद भी पहले क्या थे, बंदर थे, बंदर से वो पहले कुछ और थे। यानी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता सिंपल से पेचीदा हुई है। ये एवोल्यूशन का नज़रिया है। और यहाँ पे मैं आपको एक अहम बात बता दूँ कि हमारे बेशुमार मुस्लिम हजरात भी इस नज़रिए का बड़ी आसानी से शिकार हो जाते हैं। वो भी समझते हैं कि वाकई भी इंसानों की एवोल्यूशन बंदरों से हुई है। नहीं, बल्कि हमें पता है कि हमारी जो स्पेशल क्रिएशन हुई है, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इवन के जिसने ये नज़रिया पेश किया था चार्ल्स डार्विन, वो खुद उसने 1859 के अंदर अपनी किताब लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशी, और 1861 के अंदर उसने अपने दोस्त थॉमस माल्थस को ख़त लिखा था जिसमें उसने बताया था कि मैं भी जानता हूं कि मेरी जो थ्योरी है ना एवोल्यूशन की, उसमें मिसिंग लिंक्स मौजूद हैं। यानी वो मुकम्मल कंप्लीट आपस में मुकम्मल वो थ्योरी नहीं है, मिसिंग लिंक्स मौजूद हैं उसमें। लेकिन मुझे उस थ्योरी की मदद से वेस्टिजियल ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करने में मदद मिलती है। और अब तो ये तकरीबन प्रूफ हो चुका है कि इंसान जो सा है या कोई भी जानदार है वो स्पेशल क्रिएशन है, वो एवोल्यूशन का नतीजा नहीं है। इसको मैं इंशाल्लाह ताला 24वें चैप्टर में सेकेंड ईयर के अंदर बड़े ही डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा, और इसको मैं साबित करूँगा कि कोई भी जानदार वो एवोल्यूशन का नतीजा नहीं है,
बल्कि वो स्पेशल क्रिएशन है। अगला टॉपिक है जी, अगली टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहते हैं विरासत, हेरिडिटी, विरासत का मुतालिया। अब विरासत, हेरिडिटरी, विरासत का मुतालिया कि कोई भी जानदार जौन सा है उसमें खुसूसियात जीन्स के ज़रिए आगे ट्रांसफ़र होती हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। यानी हमारी जो खुसूसियात हैं, मसलन एक जो बच्चा है उसकी कुछ खुसूसियात उसकी वालदा से मिलती हैं, कुछ उसके वालिद से मिलती होती हैं। ऐसा इस वजह से होता है कि उसको वालिद और वालदा दोनों से जीन्स की शक्ल में खुसूसियात मिलती हैं, और उस जीन्स की शक्ल में मिलने वाली खुसूसियात का मुतालिया हेरिडिटरी कहलाता है। स्टडी ऑफ हेरिडिटरी, हेरिडिटरी ये डेफिनेशन बनेगी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। उसके बाद है जी जू जियोग्राफी। ये 3 अल्फाज हैं, एक है जू, जियोग्राफी। जू का मतलब है जानवरों से रिलेटेड, एनिमल्स। जियो का मतलब है ज़मीन, और ग्राफ कहते हैं किसी चीज़ का ग्राफ बनाना, नक्शा खींचना। तो इसके अंदर दरअसल हम मुख्तलिफ जानदारों का ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाना, यानी ज़मीन के किस हिस्से में कौन सा जानदार मौजूद है। जानदार अपनी आबो हवा के हवाले से एक ख़ास इलाके में पाए जाते हैं मुख्तलिफ जानदार। तो हम ये स्टडी करते हैं कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से पे कौन सा जानदार मौजूद है। इस स्टडी को हम कहते हैं जू जियोग्राफी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर। अगली ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिस तरह पहले मैंने आपको बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बताई कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, ऑर्गेनेलिज मिलकर सेल, सेल मिलकर टिश्यू, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, अगर हम जानदार के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का मॉलिक्यूलर लेवल पे मुतालिया करें, यानी वो कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज एट मॉलिक्यूलर लेवल। यानी सेल और उसके ऑर्गेनेलिज का मुतालिया मॉलिक्यूलर लेवल पे। उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। माहौल, यानी जिंदा चीज़ों का अपने माहौल के साथ ताल्लुक। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि कोई भी जिंदा जानदार उसका ताल्लुक सिर्फ जिंदा चीज़ से होता है, नहीं, बल्कि उसका माहौल के गैर जानदार अशिया से भी उसका ताल्लुक होता है। हवा, मट्टी, पानी और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, तो ये माहौल के गैर जानदार हिस्से हैं। तो जिंदा चीज़ों का माहौल के गैर जानदार हिस्सों के साथ जो ताल्लुक है उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ उनका रिलेशन। दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। इंटरेक्शन कहते हैं ताल्लुक, और इनऑर्गेनिक से मुराद नॉन लिविंग और ऑर्गेनिक से मुराद लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटी। ख़ास तौर पे उसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्योंकि जो इंसान है ना, ह्यूमन, इस दुनिया में सिर्फ इंसान एक शऊरी मखलूक है। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम बाकी जानदारों का ताल्लुक भी स्टडी करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर इंसान का ताल्लुक हम स्टडी करेंगे। फिर आगे आ जाती है जी माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है? वो ख़तरनाक चीज़ कोई हथियार नहीं है, बल्कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया 10 घंटों के अंदर 10,000 में तकसीम हो जाता है, लेकिन तकरीबन 99% बैक्टीरिया फ़ायदेमंद होते हैं, और वो जो 1% बैक्टीरिया बचते हैं वो हमें बहुत सारी बीमारियां काज करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो कहते हैं जो ऐसे जानदार जो आम आंख से नज़र नहीं आते, बल्कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं।
दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड्स बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। अगली ब्रांच है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब स्टूडेंट्स, दो तरह का ज़मीन पे पानी है, एक है फ्रेश वाटर, एक है मेराइन वाटर। फ्रेश वाटर कहते हैं ताज़ा पानी, ग्लेशियर, नदी नाले, झील, तालाब, ज़ेरे ज़मीन पानी, ये सारा फ्रेश वाटर कहलाता है। और मेराइन कहते हैं समुद्री पानी को। तो स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर की लाइफ डिफरेंट है, मेराइन वाटर की लाइफ डिफरेंट है। इसकी वजह यह है कि इनकी डेंसिटी, इनकी सैलिनिटी में भी फ़र्क होता है। फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट्स की मिकदार बहुत कम होती है, जबकि मेराइन वाटर में साल्ट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। वो साल्ट्स की मिकदार मेराइन वाटर में ज़्यादा होने की वजह यह है कि दुनिया में तमाम दरिया, नदी नाले वो अल्टीमेटली समुंदर में गिरते हैं। तो इसका मतलब है कि दरिया अपने रास्ते से, जब दरिया अपने रास्ते से गुज़रते हैं तो वो रास्ते में थोड़े बहुत जो नमकियात होते हैं वो डिज़ोल्व करते जाते हैं। तो जो डिज़ोल्व नमकियात लेके वो समुंदर में पहुंच जाते हैं। अब समुंदर में नमकियात भी चले गए और पानी भी चला गया, लेकिन होता क्या है कि समुंदर की इतना खुला सरफेस एरिया और वहाँ से एवेपोरेशन होती रहती है। एवेपोरेशन सिर्फ पानी की होती है, उसी पानी से बादल बनते हैं, वो बादल जाके फिर ज़मीनों पे बरसते हैं, वो ग्लेशियर्स पे बरसते हैं, उससे फिर दोबारा नदी नाले चलते हैं। यानी हमेशा हज़ारों सालों से दरिया नमकियात लेके समुद्रों में गिर रहे हैं, तो जिसकी वजह से समुद्रों में नमकियात इकट्ठे होते जा रहे हैं और एवेपोरेशन सिर्फ पानी की हो रही है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी आस्ता आस्ता साल्टेड होता जा रहा है। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मसलन रिवर्स, दरिया या लेक्स, अब कह लें झीलें, एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर ऑफ दीज वाटर बॉडीज। यानी फ्रेश वाटर बॉडीज के हमने फिजिकल पैरामीटर्स भी स्टडी करने हैं और केमिकल भी। पैरामीटर कहते हैं ऐसी चीज़ जिसको आप स्टडी कर सकें। अब फिजिकल पैरामीटर क्या होते हैं? मसलन पानी का टेम्परेचर, कलर, टेस्ट, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी उसमें अब क्या लें आयंस वगैरह कितने मौजूद हैं। और इसी तरह केमिकल पैरामीटर से मुराद है उसकी पीएच, उसके अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितनी है, यानी उसके केमिकल, उसकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन उसकी क्या है। इसी तरह मेराइन बायोलॉजी में हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशन, दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मेराइन लाइफ। और इसी तरह इसके भी फिजिकल और केमिकल पैरामीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी और ओशन में क्या फ़र्क है? सीज एंड ओशन। सी कहते हैं छोटा समुंदर, यानी समुंदर का वो हिस्सा जो खुश्की के साथ अटैच है। मसलन ये खुश्की है, खुश्की के साथ जो अटैच हिस्सा है वो सी कहलाएगा। और सी के बाद जो खुला समुंदर है उसको हम कहते हैं ओशन। जो हिस्सा फ़र्ज़ करें ये लैंड है, ये ज़मीन है, ज़मीन के साथ ये जो हिस्सा जुड़ा हुआ है समुंदर का, इसे हम कहते हैं सी। और ये जो आगे खुला हिस्सा है इसे हम कहते हैं ओशन। उसके बाद आ जाते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ पैरासाइट। अब पैरासाइट किसको कहते हैं पहले हम देख लें। पैरासाइट किस चीज़ का नाम है? पैरासाइट, पैरा का मतलब है अलोंग साइड, और साइड लफ्ज़ निकला है सीटो से, जिसका मतलब है फूड। यानी इसका मतलब ये है ऐसा जानदार जो किसी दूसरे के टेबल पे जाके खाना खाए। यानी पैरासाइट ऐसे जानदार को कहते हैं जो किसी दूसरे जानदार से खुराक हासिल करता है और बदले में उसमें बीमारी पैदा करता है। ऑर्गेनिज्म दैट कैन फीड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एंड काज डिजीज इन इट। तो पैरासाइट की स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। अब इसमें हम हम पैरासाइट का मुताला करते हैं कि उसका होस्ट कौन है, वो उसके अंदर दाखिल कैसे होता है, वो उसके अंदर जाके अपनी तादाद कैसे बढ़ाता है,
वो उसके अंदर जाके बीमारी कैसे पैदा करता है। तो इन चीज़ देखें, जब हमें किसी पैरासाइट का पता होगा तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो पैरासाइटोलॉजी में हम तमाम पैरासाइट्स का मुताला करते हैं। इसमें हम उसके स्ट्रक्चर देखते हैं, वो किस चीज़ का बना हुआ है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी वो अपने होस्ट में कैसे दाखिल होता है, लाइफ हिस्ट्री यानी वो कहाँ कहाँ ज़िंदगी के अपना कौन कौन सा वक्त गुजारता है, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप यानी उसका पैरासाइट का अपने होस्ट कहते हैं जिसमें उसने ज़िंदगी गुजारनी होती है, जिससे उसने खुराक लेनी होती है, पैरासाइट का अपने होस्ट के साथ रिलेशनशिप क्या है। इन तमाम चीज़ों की स्टडी पैरासाइटोलॉजी में आ जाती है। उसके बाद आ जाता है जी ह्यूमन बायोलॉजी, इंसान के बारे में हर लिहाज से मुतालिया, इंसान की जेनेटिक्स के बारे में मुतालिया, इंसान की माइक्रोबायोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसकी हिस्टोलॉजी, हर लिहाज से इंसान के बारे में स्टडी, उसे हम कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। उसके बाद आ जाता है जी सोशल बायोलॉजी, किसी भी जानदार की सोशल लाइफ, सोसाइटी, कम्युनिटी यानी वो जब दूसरे जानदारों के साथ इकट्ठा रहता है तो उसका किस तरह का बिहेवियर है। मसलन इंसान के अलावा और बहुत सारे जानदार हैं जो सोशल लाइफ गुजारते हैं, मिसाल के तौर पर चींटियाँ, इसी तरह लायंस, शेर जो उनसे हैं वो भी सोशल लाइफ गुजारते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ख़ास तौर पर स्टडी करेंगे ह्यूमंस को, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ये सोशल बिहेवियर से मुराद है यानी सोसाइटी, सोसाइटी कहते हैं सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोसाइटी का मतलब है सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप जिसमें लोगों का आपस में रिलेशनशिप होता है, लेना देना होता है। जबकि कम्युनल लाइफ का मतलब कम्युनिटी, कम्युनिटी कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन डेफिनेट लोकेलिटी, लोगों का ग्रुप जो एक खास जगह पे रह रहा है। स्टूडेंट्स उसके बाद आखिरी हमारा हिस्सा है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं जिंदा चीज़ों का सनती पैमाने पर इस्तेमाल, इंडस्ट्रियल लेवल पर किसी चीज़ को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इट डील विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम और प्रोसेस यानी जिंदा जानदारों के सिस्टम्स को, उनके प्रोसेस को, उनके अंदर होने वाले अमाल को, जिंदा जानदारों की सलाहियत को इस्तेमाल कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, मसलन कोई केमिकल बनाने के लिए, कोई डिटर्जेंट बनाने के लिए, और इसी तरह सर्विस, सर्विस आप कह रहे हैं किसी की खिदमत करना, किसी को सर्व करना, मसलन जैसे फूड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह। इस टॉपिक में बोर्ड के हवाले से कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनता, हम देखते हैं अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन। कल वाले टॉपिक में भी सबसे पहले डिफाइन बायोलॉजी, तो वो एक लाइन की डेफिनेशन है सबसे ऊपर, और फिर दूसरा सवाल है वाई इट इज़, ये आएगा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ। तो वैसे तो ये सवाल कभी बोर्ड में नहीं आया, लेकिन ये बनता है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो दूसरे पैराग्राफ की ये जो 4.5 लाइनें हैं ये इसके जवाब में आ जाएंगी। और इसी तरह तीसरा सवाल है इन लिस्ट द करैक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये इस पैराग्राफ के अंदर 10 करैक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इसके जवाब में आएंगे। और इसी तरह ये MCQ जो मैंने मेंशन किया हुआ है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो से हैं वो भी डेड ऑर्गेनिज्म में शुमार होंगे। और इसी तरह ये जो अगला सवाल है व्हाट आर द करैक्टर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज लिविंग थिंग, ये इसका जवाब भी वही है जो तीसरे सवाल के जवाब में जो 10 करैक्टर्स थे ऑर्गेनिज्म के। तो ये दोनों सवाल, ये तीसरा और ये जो चौथा व्हाट आर द करैक्टर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज लिविंग थिंग्स, इन दोनों का जवाब वही 10 पॉइंट हैं। और ये बोर्ड में अगर आता है ना शॉर्ट क्वेश्चन तो सिर्फ अपने 4 पॉइंट्स कम से कम आपने लिखने होंगे। फिर अगला शॉर्ट क्वेश्चन है आखिरी पैराग्राफ जो आज अभी हमने टॉपिक पढ़ा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ। ये जितने भी इसमें जो टर्म्स हैं इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये सब के सब अहम शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इसमें MCQ भी बनता है। ख़ास तौर पर जो जितनी भी टर्म है ना, मसलन इकोलॉजी की एक्सप्लेनेशन में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल रिलेशन, तो ये MCQ भी बन सकता है। इसी तरह अगले पेज पे आ जाते हैं। अगले पेज पे जितनी भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जितनी भी डेफिनेशन हैं, ये सारे के सारे अहम शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ऑल ऑफ दीज डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
तो अब हम आ जाते हैं आगे। आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा उस हवाले से ये छोटा सा टेस्ट है, तो स्टूडेंट्स आप इसको देखें और इसके जो सही ऑप्शन है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कमेंट करके इसके सही ऑप्शन बताएं। ये था आज का लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।